नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं स्टार्टिंग में कि हमारी इस यूट्यूब चैनल में 10th मैथ्स, 12th मैथमेटिक्स और 12th फिजिक्स की क्लासेज रेगुलर चल रही है। अब तक यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे शेयर करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। जैसा कि अपन चल रहे थे, अपना लास्ट टॉपिक था, लास्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो किसका पार्ट था? विद्युत चुंबकत्व का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर को अपन स्टडी कर रहे थे। इसमें अपन ने ओरेस्टेड का प्रयोग पढ़ लिया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पढ़ ली थी, बायो सावर्ट का नियम पढ़ लिया था, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अपन ने स्टडी कर लिया था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टिंग कोइल, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसका जो डायग्राम है एकदम इजी है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। छोटा सा डायग्राम है इसका। ये है कोई कुंडली जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R, ये इस कुंडली का सेंटर है, ये π/2, इस धारावाही कुंडली पर मैंने एक अल्पांश की कल्पना करी जो है dl, ये इसका सेंटर है O और इसमें I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। टॉपिक है अपना धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो इस डायग्राम में माना R त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र O है, जिसमें I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैं इस कुंडली पर एक छोटे अल्पांश जिसकी लंबाई dl है उसकी कल्पना करता हूँ। इस अल्पांश dl के सापेक्ष, देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस अल्पांश dl के सापेक्ष बिंदु O की स्थिति इस धारा के लंबवत है, यानी कि जो थीटा है वो मेरा वो कितना है? π/2 है। थीटा कितना है? π/2, क्योंकि जो अल्पांश है dl वो धारा के लंबवत है। ठीक है, तो बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश dl के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक बात और ध्यान रखना, धारावाही वृत्ताकार कुंडली भी आ सकती है और एग्जाम में धारावाही वृत्ताकार लूप भी आ सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, दोनों चीज़ें एक ही है। बायो सावर्ट का नियम क्या था? अब ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने इसको dl माना तो यहाँ पर db वेक्टर कितना आ जाएगा? db वेक्टर बराबर I dl साइन थीटा अपॉन r²। चूँकि जो त्रिज्या है अपनी यानी कि स्मॉल r किसके बराबर है? कैपिटल R के, और मैंने तुम्हें बताया कि थीटा है π/2, तो थीटा हो गया π/2। तो यहाँ से db वेक्टर क्या आएगा अपने बराबर μ0 I अपॉन 4π dl साइन π/2 अपॉन इस r की जगह मैं क्या लिख दूँ? कैपिटल R²। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? db वेक्टर बराबर μ0 I dl अपॉन 4π r²। ठीक है बच्चों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया ये इस स्मॉल अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये जो अल्पांश है dl वो सब जगह सेम होगा, यानी कि dl यहाँ भी होगा, dl यहाँ भी होगा, dl 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 सब जगह dl होगा।
तो इसका अपन समीशन कर देंगे किसका, डीएल का। तो संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा अपने पास, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर समीशन डीएल। ठीक है स्टूडेंट्स, समेशन डीएल क्यों निकाला अपन ने, क्योंकि अपन पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो समेशन डीएल यानी कि पूरा ये जितने भी अल्पांश है यानी कि ये सब डीएल मिलके क्या बनाते हैं, इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि बनाते हैं और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो चूंकि समेशन डीएल बराबर होता है 2 पाई आर के, तो डी बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा, यानी कि कुल चुंबकीय क्षेत्र अपन ने किया ना, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के आगे डी नहीं लगता है, डी लगता है ओनली अल्पांश के चुंबकीय क्षेत्र के आगे। तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर क्या आ गया मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन आर, म्यू नॉट आई अपॉन आर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो, अब देखो इस कुंडली में यदि इस तरीके से फेरे उत्पन्न हो, यानी फेरे बने हुए हो और उन फेरों की संख्या यदि कैपिटल एन हो, तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। ये हाफ, ये वाला हाफ भी आएगा यहाँ पर, तो हाफ 2 आर। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये किसके कारण, यह धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर के। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई भी कुंडली दे देगा उसमें इतनी मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो हो रही है, तो आपसे पूछेगा वो कि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है। इसमें एक चीज़ और आती है, यहाँ पर मैं केंद्र भी लिख देता हूँ, ये केंद्र कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की त्रिज्या पर किस तरीके से निर्भर करता है। तो देखो बी केंद्र की त्रिज्या पर, त्रिज्या यानी कि आर पर निर्भरता, इसकी मैं बात करूं तो अपने पास बी केंद्र क्या है, अपने पास बी केंद्र है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। त्रिज्या के पर कैसे निर्भर करता है ये, तो जो बी केंद्र है वो जो त्रिज्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब, जब म्यू नॉट एन और 2 और आई ये सब क्या हो, ये सब स्थिरांक हो यानी कि कांस्टेंट हो। तो बी केंद्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और मैं बात करूं बी केंद्र डायरेक्ट समानुपात है किसके, 1/r के। यदि अपन बी केंद्र और आर के बीच में यदि ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आता है हमें, किसके तरीके से, अति परवलय के रूप में हमें प्राप्त होता है, एक वक्र प्राप्त होता है। किस किस का ग्राफ है ये है बी केंद्र और त्रिज्या यानी कि आर के बीच में ग्राफ है। ये ग्राफ कब है, जब बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बी केंद्र की आर पर निर्भरता होती है।
अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले जो चुंबकीय क्षेत्र अपन ने ज्ञात किया था वो कुंडली के केंद्र पर था। इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कुंडली की अक्ष पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं थोड़ा सा। देखो स्टूडेंट्स, आर त्रिज्या की कोई भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, आर त्रिज्या की कोई भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर इस कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मैंने इस कुंडली पर क्या किया, एक छोटे अल्पांश यानी कि इस LM की कल्पना करी जिसकी लंबाई है DL, जिसकी लंबाई क्या है DL। तो देखो बच्चों क्या है, बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसके पहले जो अपन ने पढ़ा था धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पर मैंने पाई थीटा की वैल्यू कितनी ली थी, पाई2 वैल्यू क्यों ली, क्योंकि इस DL के सापेक्ष बिंदु O की स्थिति जो है वो इस धारा के लंबवत है। कैसे लंबवत है, जैसे सपोज करो धारा यहाँ बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है, यहाँ से चल के धारा इस दिशा में बह रही है, तो इस DL के सापेक्ष जो बिंदु O है ये इसके परपेंडिकुलर है नहीं है, यानी कि लंबवत है नहीं है। तो थीटा का मान मैंने कितना लिया था, पाई2। तो यहाँ पर भी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पाई2 के। तो DB वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन पाई2 अपॉन R स्क्वायर। तो DB क्या निकल गया मेरे पास यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आया। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया DB, ये जो चुंबकीय क्षेत्र DB निकल के आया जो किसके बराबर है, म्यू नॉट आई DL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर के। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसकी, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा PN दिशा में होगी। किस दिशा में होगी, PN दिशा में होगी, जो कि सदिश R वेक्टर, जो कि सदिश R वेक्टर और DL वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ
चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा pn दिशा में होगी, जो सदिश r वेक्टर और dl वेक्टर के अभिलंबवत है। कैसे अभिलंबवत है? देखो ये r है और ये dl है और चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो r वेक्टर dl वेक्टर db वेक्टर के लंबवत है या नहीं है? तो इस तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इस r और dl के अभिलंबवत है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को, जो ये चुंबकीय क्षेत्र निकल के अपने पास, इस चुंबकीय क्षेत्र को यदि इसके कंपोनेंट यानी घटकों में अपन विभाजित करें तो हमें इसके दो घटक प्राप्त होते हैं। एक्स दिशा में तो इसका घटक जो है वो है dB cos थीटा और वाई दिशा में जो घटक है dB sin थीटा। आपको पता होगा, वैसे तो इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है कि ये कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट कोस आता है और जिधर थीटा नहीं होता है उधर कंपोनेंट साइन आता है। तो वाई दिशा में कंपोनेंट हमारे पास क्या है? dB cos थीटा। एक्स दिशा में हमारे पास कंपोनेंट क्या है चुंबकीय क्षेत्र का? dB sin थीटा। ये तो बात हुई कि इस अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं इसमें। इसी प्रकार कुंडली पर एक अन्य अल्पांश L डैश M डैश की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई कितनी है? dl डैश है, जिसकी लंबाई dl डैश है। मैंने क्या किया कि इस dl डैश के जस्ट ऑपोजिट में एक अन्य अल्पांश L डैश M डैश की कल्पना करी जिसकी लंबाई dl डैश है। तो इसी तरीके से देखो, चुंबकीय क्षेत्र में इस अल्पांश के कारण अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, इस वाले अल्पांश के कारण भी हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वो क्या होगा कि अल्पांश dl डैश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश इस वाले के कारण यानी dl डैश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सेम वही चीज आएगी। इस बार क्या आ जाएगा? अल्पांश अपने पास dl डैश, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितना आएगा? dB डैश, जो किसके बराबर होगा? μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर के। तो वही sin थीटा, सेम वही केस है कि sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी? π/2 होगी, क्योंकि इस dl के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति भी धारा के दिशा में क्या है? लंबवत है। तो थीटा बराबर π/2, तो dB डैश भी बराबर, यदि यहाँ पर π/2 रखेंगे अपन तो sin π/2 का मान 1 होता है। तो अपने पास इक्वेशंस आएगी चुंबकीय क्षेत्र की μ0 I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा PQ दिशा में होगी। इसके पहले जो चुंबकीय क्षेत्र था उसकी दिशा PN दिशा में थी, लेकिन dB डैश वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा PQ दिशा में होगी, जो भी इस r वेक्टर और dl वेक्टर के क्या है? अभिलंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, इस dB डैश वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको भी मैं यदि इसके घटकों के रूप में विभाजित करूं तो इस चुंबकीय क्षेत्र के भी अपन को दो घटक मिलते हैं। y दिशा में तो हमें इसका घटक जो है वो है dB cos थीटा और x दिशा में इसका घटक है dB डैश sin थीटा। आपने क्लास 10 और 11th में ये पढ़ा होगा, जब कोई भी दो कंपोनेंट या कोई भी दो घटक जब एक दूसरे के विपरीत हो और एक दूसरे के बराबर हो तो वो दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसल कर देते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि जो समांतर घटक होते हैं वो एक दूसरे से आपस में एडअप यानी कि जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर घटक dB cos थीटा और dB डैश cos थीटा एक दूसरे के बराबर है। घटक जो है dB cos थीटा और dB डैश cos थीटा एक दूसरे के बराबर है, लेकिन जस्ट विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि समांतर घटक dB sin थीटा और dB डैश sin थीटा आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसके कारण इस संपूर्ण कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा। वो क्या है देखते हैं। संपूर्ण कुंडली
पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी अपन बोल सकते हैं इसको। तो ये है, जब अपन परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो हमें समाकलन करना पड़ता है। कल भी किया था और यहाँ भी करेंगे। इसके जो कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट आपस में एडअप हो जाएंगे, तो किसका समाकलन करना है हमें? डी बी साइन थीटा का। ठीक है बच्चों, तो बी वेक्टर बराबर यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा। डी बी की वैल्यू क्या थी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही था मेरे पास। ठीक है, तो इसका अपन समाकलन करते हैं। तो यहाँ से देखो आप, इस वाले त्रिभुज में, कौन से वाले त्रिभुज में? ओ पी, और इस डी एल वाले त्रिभुज में की बात करें, यानी कि जो त्रिभुज है मेरे पास ये वाला है, ये इस त्रिभुज में अपन देखें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब है आर और कर्ण है स्मॉल आर, तो साइन थीटा बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। इस साइन थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो बी वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा की जगह मुझे लिखना है आर अपॉन आर और नीचे स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी वेक्टर बराबर जो कांस्टेंट टर्म है मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ। कांस्टेंट टर्म क्या क्या है मेरे पास? म्यू नॉट आई आर और 4 पाई आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये आर डी एल नहीं, आई आर, एक आर स्क्वायर ए रहा और एक आर ए रहा, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे? आर क्यूब बन जाएंगे। अंदर क्या आ जाएगा? ओनली डी एल आ जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन है वो है कुल परिणामी क्षेत्र के लिए, कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो स्टार्टिंग में अपन ने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था वो इन अल्पांशों के कारण निकाला था, इन छोटे छोटे अल्पांशों के कारण निकाला था। अब संपूर्ण कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पूरे छोटे छोटे अल्पांशों के कारण आएगा। और सब छोटे छोटे अल्पांश क्या है? परिधि है। तो वृत्त की परिधि वही वापस 2 पाई आर, चूँकि डी एल बराबर होता है 2 पाई आर के। तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर इंटू 2 पाई आर अपॉन आर क्यूब। इसको अपन को यहाँ से कैंसिल नहीं करना है, इस 2 को 2 से नहीं काटना है, इससे हमें एक और इक्वेशंस मिलेगी, अपन बात करते हैं उस पर। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र क्या है मेरे पास? बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, इस 2 पाई को मैं आगे लिख दूँ, इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। मेरे पास ये चुंबकीय क्षेत्र निकल गया है। चाहूँ तो मैं इस 2 को इस 2 से काट सकता हूँ, पाई को पाई से काट सकता हूँ, अपन काटेंगे लेकिन इसका एक और मान निकाल के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आर है अपन इस आर की वैल्यू भी इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि देखो वापस इस वाले त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में अपन ने साइन थीटा लिया था उसी त्रिभुज की मैं यदि दोबारा बात करूं तो उसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाए। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है मेरे पास? आर स्क्वायर है। तो आर है तो आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आधार है एक्स का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इस तरीके से लिख दूँ। ये भी हाफ है और अंडर रूट का मान भी हाफ होता है। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँ? मुझे मान निकालना है क्यूब का, लेकिन यहाँ पर तो अपने पास एक आर है, तो मैं क्या करता हूँ? दोनों तरफ घन लेने पर, मैंने दोनों तरफ घन लिए तो दोनों तरफ यदि घन लेऊंगा मैं तो आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर इधर भी 3/2, क्यूब इधर भी आ गया और क्यूब इधर भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आर क्यूब है मैं यहाँ पर इसे पुटअप कर देता हूँ। इसे मैंने समीकरण 1 दे दिया नाम, इसे 2 दे दिया। तो समीकरण
1 व 2 से। बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू आई आर स्क्वायर, और इस आर क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूँ, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब जो काटने की बात कही थी, तो यहाँ से अपन इसका दूसरा रूप जो है, दूसरे इक्वेशन, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। और इस 2 से ये कट गया 2 टाइम बार, इस पाई से ये पाई कट गया, तो यहाँ से इसका मान आया बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यह है अपने पास किसी भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। यदि इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली पर फेरों की संख्या n है, जैसे कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर भी अपन ने फेरों की संख्या n ली थी, तो इसी तरीके से यदि इस कुंडली में भी n फेरे हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसके अपन सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में भी लिख सकते हैं इसे। सदिश रूप में लिखने पर सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये एक्स कैप। और एक्स कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर बराबर यानी कि इस एक्स कैप का जो मान होता है वो होता है एक्स अपॉन एक्स के। ठीक है स्टूडेंट, सदिश रूप में अपन ने इसे लिख दिया। तो ये अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वह धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब अपन बात करते हैं इसके विभिन्न स्थितियों और स्पेशल केसेस के बारे में। तो इसके स्पेशल केस क्या हैं अपन डिस्कस करते हैं उनके बारे में। विभिन्न स्थितियां, यानी कि स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस क्या होगा, पहला स्पेशल केस होगा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि x बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब आप कहोगे कि सर x बराबर 0 क्यों हुआ, क्योंकि यह कोई भी कुंडली थी, अपन ने चुंबकीय क्षेत्र का मान इस कुंडली के सेंटर से x दूरी पर एक बिंदु था, वहां पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। अब मैंने जो पहला केस लिया है वो लिया है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जब ये बिंदु P इस कुंडली के केंद्र पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, इस केस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जब बिंदु P कुंडली के केंद्र पर स्थित है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं। और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि x बराबर 0। तो देखो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो B बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। x 0 ले लिया तो B वेक्टर बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2, x तो 0 हो ही गया, 2 ये आर स्क्वायर है, इसकी भी पावर कितनी है, 3/2, यानी कि 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो B वेक्टर बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर से ये क्यूब कटेगा, यानी कि एक आर बचेगा नीचे। तो B वेक्टर बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर
ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले जो अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इसका, वो यही था कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिसकी वैल्यू कितनी थी, ये थी μ0 Ni/2r, यानी कि इससे भी ये आ गया। यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, यह चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। कितना मान है ये मैक्सिमम वैल्यू है चुंबकीय क्षेत्र की, याद रखना इसे। और इस पे हमेशा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट हो गया। यदि मैं केस सेकंड की बात करूं, केस सेकंड की मैं बात करूं, यदि बिंदु P r/2 दूरी पर स्थित है, यानी कि जो बिंदु P है वो r/2 डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या निकल के आएगा, B बराबर μ0 Ni/r² r² प्लस x² की पावर 3/2, तो अपनी मेन इक्वेशन से x बराबर कितना रख दें, r/2, तो b वेक्टर बराबर μ0 Ni/r² प्लस x की जगह r/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसे सोल्व कैसे करें, देखो μ0 Ni/r², इसको ओपन कर दें तो ये भी r² और 2 का स्क्वायर 4, ये पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो b वेक्टर बराबर μ0 Ni/r², इसको यदि सॉल्व करें अपन अंदर तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 ले लिया मैंने, 4 1 4 4r² प्लस r² यानी कि 5r², 5r² की पावर 3/2। बी वेक्टर बराबर, इसको अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 यानी 2 का क्यूब जो ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, r² की पावर 3/2 ये भी r³ होगा, एक r से एक r कट जाएगा। लेकिन मैं इसे पूरा ओपन करके दिखाता हूँ आपको इसे कैसे सोल्व करना है। μ0 Ni/r²/2, देखना डियर स्टूडेंट्स, ये 5 की पावर मैंने लिख दी 3/2, r की पावर स्क्वायर, इसकी भी पावर है 3/2 और नीचे 4 है, उसको मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, पावर कितने उसकी भी 3/2। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि जो 3/2 पावर है ये इन सब की है। मैंने 5 पे भी 3/2 लिख दिया, r का स्क्वायर 3/2, इसको मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल, तो b वेक्टर बराबर μ0 Ni/r²/2। अब देखो यहाँ पर ये जो 5 है, इस 5 की पावर 3/2 है, यानी कि 5 की पावर कितनी है, 1.5 है, यानी कि एक तो पूरा 5 है और एक आधा 5 है, समझे आप। यानी कि जो ये 5 है यानी कि 5 है, ये इसकी जो वैल्यू है, इसकी पावर है वो 3/2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं इसको एक तो लिख दूँ ये कंप्लीट 5 और एक लिख दूँ √5। इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दी, होगी 3/2 पावर 5 की, एक तो कंप्लीट 5 है, एक हाफ 5 है, यानी कि उसको अंडर में मैंने लिख दिया। यहाँ बचा r³ और नीचे बचा 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ये 8 ऊपर जाएगा तो इसे मैं डायरेक्ट ऊपर भेज देता हूँ, ये 8 इस 2 से ये कट गया 4 टाइम। अपने पास इक्वेशंस आई 4 μ0 Ni/r²/5 √5 r³, इससे ये कटेगा तो इक्वेशंस बनेगी अपने पास b वेक्टर बराबर 4/5 √5 μ0 Ni, नीचे क्या आ जाएगा, r बच जाएगा नीचे। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, μ0 Ni/r और केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र था यानी कि B केंद्र, और इसके पहले जो केस सॉल्व किया वो क्या था अपने पास, μ0 Ni/2r, ठीक है ना, यानी कि 1/2 μ0 Ni/r था। मुझे
इस वैल्यू को ये लिखना है तो इसमें एक 2 की कमी है, यानी कि यहाँ पर 2 नहीं है, यानी कि जो है कंप्लीट है ये 1 है और इसकी वैल्यू यहाँ पर हाफ है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट ni/2r, यानी कि बी केंद्र। तो इस पूरे को मैं बी केंद्र लिख दूँ, इस पूरे को मैं बी केंद्र आराम से लिख सकता हूँ। तो देखो डियर स्टूडेंट, बी वेक्टर बराबर 8/5√5 बी केंद्र, और इसकी जो वैल्यू होती है इसको सोल्व करने के बाद वो आता है 0.72 बी केंद्र। ठीक है, ये अपने पास केस सेकंड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बिंदु P r/2 यानी कि जो उसकी त्रिज्या है धारावाही वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या थी उससे आधी दूरी, ये कंप्लीट त्रिज्या कितनी थी r, इससे आधी दूरी कितनी होगी r/2। तो यानी कि इस त्रिज्या से, यानी कि इसके केंद्र से जो बिंदु P की दूरी है वो है r/2, यानी कि जब बिंदु P r/2 दूरी पर स्थित हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 0.72 मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुना होता है, 0.72 गुना होता है। ये इसका सेकंड केस कंप्लीट। इसका लास्ट केस एक और आता है जो बहुत छोटा है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो थर्ड केस, इसका लास्ट केस, जब बिंदु P अत्यधिक दूरी पर स्थित हो, अत्यधिक दूरी पर स्थित हो, अर्थात कैपिटल R बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है किससे, कुंडली की त्रिज्या से, तो r² को नगण्य मानकर छोड़ने पर, यानी कि जो बिंदु P था, देखो ये धारावाही कुंडली थी, ये इसकी त्रिज्या है, ये यहाँ पर एक दूरी पर बिंदु P था और यहाँ पर मैंने तुम्हें स्थिति सदिश यानी कि R था, स्थिति सदिश R था, मैंने केस लिया है जब ये बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर हो, यानी कि बहुत अधिक दूरी पर मतलब बहुत अधिक दूरी पर हो, तो इस केस में ये कैपिटल R बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे, इसकी त्रिज्या से। ठीक है, यानी कि त्रिज्या बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, यानी कि जब एक क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा बड़ी और एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो जो छोटी क्वांटिटी होती है उसको अपन नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा इस केस में, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट ni r² r² प्लस x² पार 3/2, यहाँ पर r² को छोड़ देना है अपन को, तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट ni r² x² की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट ni r² x³। ये केस कब का है, जब बिंदु P अत्यधिक दूरी पर स्थित हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको आज के दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे और उनके स्पेशल केस समझ में आ गए होंगे। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है धारावाही वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र, और कभी कभी मेजर क्वेश्चन जो लास्ट का क्वेश्चन होता है आरबीएससी और सीबीएसई के पेपर में, तो उसमें मेजर क्वेश्चन में अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो एक्सिस है, यानी कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की जो एक्सिस है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को भी पूछ लिया जाता है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं अपन उनके बारे में अगली ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। अपन कल पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के बारे में कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती है, क्या काम आती है, उनका यूज क्या होता है। और एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है और उन पर स्टडी करनी है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।